नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी, आप सबने भी देखा होगा। देखिए, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी। कई बार दोनों ने अलग अलग मौक़ों पर अपने भाषण में कहा कि आप लोग अगर इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो आप कभी यहाँ नहीं बैठ सकते, आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, आप कभी जीत नहीं सकते। और इससे बहुत साफ हो गया कि इनकी मंशा क्या थी। हम सब थोड़ा चौंके हुए थे कि अचानक ये सत्र बुलाया जा रहा है, विधानसभा चल रहे हैं 2 प्रदेशों में, अभी अचानक बुलाया जा रहा है, बड़ी जल्दबाजी की जा रही है। किसी को मालूम नहीं था एक दिन पहले तक कि क्या आने वाला है, मसौदे में क्या होगा। मसौदा सार्वजनिक करते हैं सिर्फ एक दिन पहले ताकि हमें समय भी नहीं मिलता। तो हम सब सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसीमन, 2011 के जनगणना के आधार पर वो नहीं ख़त्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें। महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट पीट भी करिए सीटों में, किसी तरह से भी आप परसीमन करा दीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जाति जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। तो आप महिला हैं, हम जानती हैं कि महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान नहीं है, करके दिखाना पड़ता है। एक इतिहास है, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, विपक्षी दलों का एक इतिहास है, भाजपा का इतिहास है महिलाओं के संदर्भ में। और वो इतिहास बहुत स्पष्ट है। आपके खड़े होने से सदन में उसका विपरीत कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाएं देख रही हैं, उन्नाव को देखा, हाथरस को देखा, ओलंपिक की खिलाड़ियों को देखा, यहीं दिल्ली में सड़क पर बैठी थी, किसने पूछा उनको? मणिपुर में महिलाओं को देखा, किसने पूछा? और आज आप संसद में खड़े होकर कह रहे हैं हम मसीहा बनना चाहते हैं महिलाओं के। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये परसीमन की बात थी। और परसीमन इनको इस आधार पर करना था जिसमें इन्हें जाति के आंकड़े नहीं देखने की ज़रूरत होती और अपनी मनमानी करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती। तो ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था कि विपक्ष उनका साथ दे। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबने, देश ने देखा कि जब विपक्ष एकजुट हो जाता है तो किस तरह से इनको हराया जाता है। किसी ने मुझे पूछा आते हुए कि ब्लैक डे है, आप ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। बेवकूफ़ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं। वो पीआर, मीडियाबाजी वो अब नहीं चलेगी। कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए
उसमें अगर कुछ एक आध संशोधन करना है छोटा, ताकि वो अभी लागू हो सकता है, करिए और उसको अभी लागू करिए। महिलाओं को हक दीजिए, अभी दीजिए, लेकिन उसको आप घुमाकर और दूसरी चीज़ों के साथ उसको अटैच करके आप गुमराह करने की कोशिश मत करिए। सीधी सी बात है, इसको अभी करिए, हम सब तैयार हैं। अब आप पूछिए। मेरा सवाल आपसे ये है, जब ये बिल गिरा उसके बाद, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब ये बिल गिरा उसके बाद लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में बोला कि बिल पास करना है तो मौजूदा परिस्थिति में 1 सेकंड में आप मौजूदा सीट पर पास कर दीजिए 543 पे। तो क्या विपक्ष उसके लिए तैयार होगा? अभी कि तो जो मैंने आपने बोला जो 2023 वाला बिल है, पर अगर मौजूदा सीट 543 है, वही तो है। 2023 का जो विधेयक है उसमें ये था कि इन्हीं सीटों में से आप 33% महिलाओं को देंगे। मैम उसमें लिखा था कि सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद तय की जाएगी जो भी सीट होंगी उस पे 1/3 मिलेगा। तो यानी कि सीटें बढ़ती, पर नहीं, 543 में से ही था। तो उसके लिए आप लोग तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार है। जी प्रियंका जी, दो दिनों तक हमने बहस देखी और अब क्रेडिट उधर से भी क्लेम किया जा रहा है, आप लोग भी दावा कर रहे हैं। नहीं, हम क्रेडिट का दावा नहीं कर रहे हैं। सवाल हम आपको इतिहास के बारे में बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 1928 में शुरू की ये बात, और कांग्रेस पार्टी की ही ये बात थी जिस वजह से आज आज़ादी के पहले दिन से महिलाओं को भारत में वोट डालने का मौका मिला और अधिकार मिला। तो मैम सवाल ये था कि बीजेपी और एनडीए पूरे देश में अभियान चलाने जा रही है। आपने देखा कि कल शाम को प्रदर्शन हुए, देश भर में प्रदर्शन हमने देखा बीजेपी की तरफ से, और ये दिखाने की कोशिश है कि महिला विरोधी है कांग्रेस और इंडिया अलायंस। इसकी काट में आप लोगों की तरफ से क्या कोई अभियान चला जाएगा? क्या रणनीति होगी कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की इसकी काट के लिए? जो बात आप कह रही है वो देश के आम लोगों तक कैसे ले जाएंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा, देश की जनता जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा विवेक है। अगर इनको अभियान करना है पूरे देश भर में, खुलकर करें। लेकिन आज देश उस परिस्थिति में नहीं है जो 12 साल पहले था, और शायद कभी कभी ये होता है कि जब सत्ता बढ़ जाती है लोग सच्चाई नहीं बताते हैं नेताओं को। तो इस पूरे ये जो पूरा पिछले 2-3 दिनों में हुआ, इससे कुछ हद तक ये भी दिख रहा है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आज भारत बदल गया है। भारत की जनता देख रही है, समझ रही है कि मीडियाबाजी, पीआर बाजी, ये बड़े बड़े अभियान, इतना सारा पैसा डाला जाता है इसमें, ये चल नहीं रहा है। ये अब चल नहीं रहा है। कल बार बार अमित शाह जी कह रहे थे, आदरणीय अमित शाह जी कह रहे थे कि हमारी बातों पर भरोसा करिए। कोई भरोसा नहीं कर रहा है। असली पॉइंट तो ये है कि जनता का भरोसा उठ रहा है। तो आप जब कुछ कह रहे हैं तो उसको फेस वैल्यू पे जनता आज नहीं दे रही है। प्रियंका जी, कल जो कुछ हुआ उसके बाद जो बीजेपी कह रही है कि दे विल लॉन्च अ कंट्री वाइड कैंपेन टू डब द एंटायर ऑपोजिशन इंक्लूडिंग द कांग्रेस एज एंटी वुमेन। और जैसे आपने अमित शाह जी की बात करी, तो अमित शाह जी ने आपकी राजनीतिक सूझबूझ की भी बहुत तारीफ करी कल लोकसभा में। तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस और द कैंपेन, द कांग्रेस प्लान टू काउंटर दिस कैंपेन? See, I think it's very, very clear. We are saying very, very clearly, and we will say this from every platform, we will say this in every state, not just the Congress party, but every party of the India Alliance will say it very, very clearly. Bring that 2023 legislation which was passed, make whatever change you want to get it done by 2029, we will fully support it. We will say this again and again all over the country. And the other point that I was making in Hindi earlier was that things have changed for this government. It's very visible from their actions. Firstly, they are under a lot of international pressure. It's very, very clear. A lot of the actions they are taking, I don't think, as my brother has said multiple times, any Indian Prime Minister would have accepted the terms of the deal that they have done with the US.
unless there was massive pressure. He is obviously under massive pressure. It is very obvious. So public is seeing this. The public continues to suffer with multiple problems. The price of gas, price of fruit, vegetables, everything has gone up, and especially the burden of this is on the shoulders of women. And it's across class, across caste. It does not matter whether you're a rich woman, poor woman, whether you live in an urban center, whether you live in the villages. Your problems are increasing. And there is nothing coming from the government to resolve them. So the public can see it. So they can take their Mahila Morcha in front of whoever's house they want. They can make as much tamasha as they want. This country has now awakened to the fact that they do not stand by their words. They cannot be trusted, and certainly women cannot trust them, because we have seen their attitude and their behavior on multiple occasions. So I think it's very clear they can do what they like. The public is seeing everything very, very clearly. And the chronology of the last few days, the way they have brought this bill, the things they have attached to it, the delimitation, the 2011 census, it's very clear. They knew this bill is not going to be able to be passed. They just wanted the political credit. Simple as that. कई सवाल हैं, आपके पास वक्त है ना? हाँ, सिद्धार्थ। पति का जन्मदिन है तो थोड़ा शॉर्ट रखिए। मैम ये सवाल ये है, मैम सवाल ये है, यहाँ पे विमेंस कर लेते हैं। ओके, आफ्टर दिस वन। मैम सवाल ये है कि आप लोग कह रहे थे कि ये वुमेन रिजर्वेशन बिल सिर्फ एक ढाल है, पीछे से एक मंसूबा डिलिमिटेशन पास कराना है। अभी भी डिलिमिटेशन बिल के लिए कल जब जो मंत्री किरण रिजिजू है उन्होंने कहा कि बाकी दो बिल अब मैटर नहीं करता है, इसको हम बाद में पुटअप करेंगे। डिलिमिटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर आप लोग कैसे आगे इसको चीज रखेंगे? हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, पूरे अलायंस ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर किया है, और इस वोट से और भी स्पष्ट हुआ है कि हमारी मानसिकता में, मानसिकता नहीं, हमारी समझ में ये जो बिल लाया गया और ये जो 3 दिनों की चर्चा चली, ये महिला आरक्षण की नहीं थी, ये परसिमन पर ही थी। और इस पर हमने सब ने अपने विचार बहुत स्पष्टता से व्यक्त कर लिए हैं। अरे यू सेड टू लेटर। मैम सर महिला ही है इधर भी, वो भी और मैं भी। मैम आपने 543 सीटों की आपने कहा कि 543 मौजूदा सीटों पर सरकार दे दे, तो ओबीसी का उसमें प्रावधान नहीं है, एससी एसटी का तो है, तो क्या उसके लिए भी अगर आप नहीं, उसमें उचित प्रावधान बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बनाया जा सकता? और दूसरा मैम सरकार के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम सड़क पर जाएंगे, संसद से सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे, तो क्या कांग्रेस का भी कोई ऐसा थॉट प्रोसेस है कि हम भी सड़क पर जाएं, और अगर जाएंगे तो क्या कोई रूपरेखा? देखिए, इन्होंने ये पूरा प्लान पहले से बनाया था, शायद ये भी इस प्लान का हिस्सा था। कल हमने इनको डिफीट किया है पार्लियामेंट में, हम आज बैठ के हम भी सोचेंगे कि हमें क्या करना है और जरूर करेंगे कुछ। हाँ, प्रियंका जी, सरकार कह रही है कि आप महिला विरोधी हैं, आप कह रहे हैं कि 543 सीटों पर 543 सीटों पर 33%। मैंने तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, किया 40% महिलाओं को उत्तर प्रदेश में लड़ाया, वो अलग बात है कि एक ही जीती उसमें से। वो अलग बात है, लेकिन एक निजाम आपने सेट किया। लेकिन यही सवाल था मेरा कि लड़ाई अपनी जगह है, क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी ये कानून लागू हो या ना हो, सबसे पहले ये कर सकती है, ये ऐलान कर सकती है कांग्रेस की आने वाले चुनाव में हम बिना कानून के आए हुए 33% आरक्षण महिलाओं को दे देंगे? देखिए, हमारी आशा ये है कि आने वाले चुनाव में वैसे भी 33% महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, और हम कह रहे हैं बार बार, विधेयक लाइए, दोबारा से लाइए, हम उसको पास करेंगे, पारित करेंगे आपके साथ। Today the opposition is planning to write a letter to Prime Minister Narendra Modi for the implementation of this bill. But are you also going to mention about the OBC quota, because already for SC ST there is a provision which has been passed. Obviously. And for Muslim reservation also it was being demanded by the Samajwadi Party. Are you also going to support that in this particular letter? Look, the OBC quota, I think almost every speaker from the opposition has referred to it. We are all saying that if there are women's reservations, just like there will be 1/3 reservations in the ST and the SC, there has to be a OBC reservation which is commensurate to the number. That's it.
You're saying it again. प्रियंका जी पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं। प्रियंका जी मेरा नाम एक मिनट, इन्होंने शुरू कर लिया था जी। प्रियंका जी मेरा नाम पूनम है और मैं अमर उजाला जीत से गई। हूँ। प्रियंका जी मेरा सवाल ये है कि परिसीमन 2026 तक फ्रीज था, अब वो परिसीमन खुला है। आपने कल कहा कि महिला संशोधन विधेयक इसलिए नहीं लाया गया कि परिसीमन मनमाना था, अब परिसीमन होना है, तो कांग्रेस की दृष्टि में वो परिसीमन किस प्रारूप में होना चाहिए और उसके लिए क्या कुछ कांग्रेस की मांग रहेगी? हमने बार बार कहा है कि परिसीमन से पहले जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसके आधार पर होना चाहिए। देखिए, ये परिसीमन आयोग बनाना चाहते हैं जिसमें ये 3 जने अपने लगाएंगे, जैसे इन्होंने बाकी सारे आयोग बनाए हैं और सबको कैप्चर किया है। तो हम भरोसा कैसे करें? आपने देखा परिसीमन में इन्होंने असम में क्या किया है और JNK में क्या किया है। विपक्षी दलों के नेताओं की सीटों का विभाजन, अपनी मनमानी से काट-पीट। JNK में कुछ सीट ऐसी हैं जहां एक जगह एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा उधर है, सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। कौन भरोसा कर सकता है? जनता भरोसा नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं कि हम भरोसा करें उनकी। प्रियंका जी, जिस तरीके से 1971 में इंदिरा गांधी जी ने सोचा था कि दक्षिण भारत उत्तर भारत में डिवाइड ना हो, इसलिए सीटें उन्होंने उतनी ही रखी। इवन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही सोचा कि दक्षिण भारत उत्तर भारत के बीच में डिवाइड ना हो, उन्होंने भी फ्रीज रखा। तो क्या आप सरकार से डिमांड करेंगे कि सीटें वो 543 ही रखे, आगे ना बढ़ाए, जैसा कि इंदिरा जी ने और अटल जी ने कहा? देखिए, जैसे इंदिरा जी और अटल जी ने कहा और किया, उस पे फ्रीज की वजह थी। हम ये सिंपल बात कह रहे हैं कि ये जो आप प्रोपोर्शन को बदलना चाहते हैं, ये जो आप कुछ प्रदेशों को का वज़न बढ़ाना चाहते हैं, जो छोटे प्रदेश हैं, जो साउथ के प्रदेश हैं, ये कहें कुछ भी, हम इनकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। और अगर इन्होंने ऐसा किया कि छोटे प्रदेशों को, दक्षिण के प्रदेशों को का वज़न इन्होंने कम किया, तो देश में बहुत ज़्यादा संकट पैदा करेंगे। तो इससे हम सहमत नहीं हो सकते। तो हम बिल्कुल इस पक्ष में हैं कि जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, प्रोपोर्शन के तौर पर। प्रियंका जी आपने कहा और विपक्ष लगातार कहता रहा है कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। आपको नहीं लगता? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि 2 साल पहले विपक्ष की एकता दिखी थी संसद में और 2 साल के बाद वो लगातार डवाडोल दिखी, इस बार फिर दिखी है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि विपक्ष को भी अपनी एक जिम्मेदारी निभानी होगी कि ये जो डवाडोल रहती है उनकी स्थिति, एक मंच पे आते हैं एक वक्त में और फिर वो अपने अंतर विरोधों में जो है वो फंस जाते हैं। तो क्या ये अंतर विरोध से उभरने का ये डिफाइनिंग मोमेंट माना जाए? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इसको ऐसा माना जाना चाहिए। दूसरा, देखिए, विपक्ष जो है उसमें बहुत सारे दल हैं, कुछ प्रदेश हैं जिसमें हम एक दूसरे से के खिलाफ भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारी एकजुटता पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। कल आपने देखा हमारी एकजुटता कितनी मजबूत है। तो मैं इससे सहमत नहीं हो सकती कि डवाडोल है हमारी एकता। Answered, but related to this only, that do you think for the elections in states or at the center, this unity will be seen in future, as you've just mentioned that this unity has only been able to defeat this government? I think there are certain factors which are coming together at this point in India's history. As I said, one is the international pressure on the government, which is very visible by the actions they are taking, which are not necessarily in the interest of the nation. In fact, many of them are not. There is more stress on people. Prices are rising. Other factors are coming into play. Prices are rising immensely. Difficulties are becoming greater.
And I think that at this time, the opposition has shown its unity. It's not just the fact that we are united as an opposition, it is also the fact that there is a mood amongst people. They are fed up of lies, they are fed up of all this, I'm sorry to say, but they see through also, I'm sorry to say, but a lot of the sort of media propaganda. They see through that as well. They are looking more towards finding out the truth. And I think the opposition, in the actions that we took yesterday in Parliament, we have stood for the truth, we have stood for the Constitution, we have stood for the nation, and we have stood as one. I think that this is a moment that we should all recognize. We all saw the faces of the bigger leaders of the BJP in Parliament. It was very clear from their expressions that this was a shock to them and that they were defeated for perhaps the first time in these 12 years. I think we should all accept that from now on, we fight harder, we stand together, and hopefully we will be able to push through much more than we did before. प्रियंका जी, आपने कहा कि 2023 का जो बिल है, उस बिल को अगर लाया जाए तो हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन उसमें महिलाओं का सीट कौन सा हो, इसका निर्धारण कैसे होगा? इसकी कोई सलाह है आपके पास? अब ये देखिए, जो निर्धारण करेंगे वही ये अपने आप ये प्रयास करेंगे। अब इसमें मैं सलाह क्या दूंगी उनको? पूछ लीजिए। एक मिनट यार, एक मिनट। मैम, अमित शाह कह रहे हैं कि हम पे भरोसा कीजिए, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं ओबीसी और पिछड़े गरीब वर्ग से आता हूं, जब हकीकत है कि देश की आबादी आज भी एससी एसटी ओबीसी बहुत ज्यादा है। ये कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। मैं कह रहा हूं, क्या उन महिलाओं के साथ ये धोखा नहीं था जिन महिलाओं को एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलता, क्यों कास्ट सेंसस से बच रहे हैं? वही तो मैं कह रही हूँ, पिछले आधे घंटे से धोखा ही था। Okay, last. Ma'am, Amit Shah has said that there are 120 constituencies. 1 and 2. Amit Shah has said there are 120 constituencies that have population of over 25 lakhs. He in fact listed Malkangiri also, that has 48 lakhs people. You may have some reservations about demilitation, but do you not believe that it's the need of the hour, ma'am? Actually, no. Actually, I don't. I believe that that's the way it's being sold. And delimitation of seats of 20, 30, 40 has been done before. But a complete overhaul of Parliament, and that too in the hands of people who tend to have disregard for institutions, who tend to weaken every institution, including the Election Commission. How can you expect us to support this? It's not possible for anybody who loves democracy, who loves this country, to support such a thing. मैम, नीरज के बाद Now he's asking. He's already ठीक है, started. ओके। आप बोलिए। आपने खुद सजेस्ट किया अभी कि ये परिसीमन था, दरअसल ये महिला आरक्षण के लिए नहीं था। तो ऐसे में अब ये प्रश्न हो जाता है कि सीटों की संख्या को शायद 543 पे लड़ना नहीं चाहते, 850 पे लड़ना चाहते हैं। तो आपको क्या ये लगता है कि दे फील जिटरी अबाउट फाइटिंग ऑन 543 सिंस आप लोगों ने अचीव कर लिया था 235, व्हिच इज लाइक इंडिया के पास 235 और उनके पास 240? No, I don't think they're jittery about fighting 543. I think firstly the men are trying to reserve their own seats, right? So that out of 543, their seats don't go to women. मैम, Possible, yes. After all, we are living in a patriarchy. मैम, So firstly, there's that issue. Secondly, as I said, we cannot trust them with delimitation because their attempt that we have seen in Assam and in J&K has been it's been completely designed in a way that they should win, designed in a way that it benefits them. So how can we trust them with that? मैम, नीरज न्यूज 18 इंडिया से हूँ। कांग्रेस के आकलन में आप लोग को क्या लगता है कि नंबर सरकार के पास नहीं थे, क्योंकि 2/3 बहुमत जरूरी था सदन के अंदर? ऐसे में क्या वजह थी? सरकार का मुख्य मकसद क्या रहा होगा इस बिल को लाने का? मेरे ख्याल से मुख्य मकसद यही था कि हम कुछ ऐसा करें कि हमें महिलाओं के मसीहा बन जाए। अगर हम बिल पारित नहीं होता है तो हम
घर घर जाके कहेंगे कि ये महिला विरोधी है और देखो हम तुम्हारे लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने करने नहीं दिया। अगर पारित हो जाएगा तो वैसे भी हम मसीहा बन जाएंगे। पता नहीं, यही मेरा महिला दिमाग कहता है। मैम इधर मैं मोहित दुबे हूँ एबीपी न्यूज से। किधर हैं आप? अच्छा। मैम मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने कहा कि हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, परिसीमन के विरोध में हैं, लेकिन वही दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने कहा कि नहीं महिला विरोधी आप लोग हैं, महिला आरक्षण के विरोधी हैं। सवाल मेरा ये है कि आज आप लोगों ने बैठक की है, बैठक में आप लोगों ने क्या फैसला किया? क्या ये भी फैसला किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आप लोग जो है मांग करेंगे कि 543 सीटों में से ही महिला आरक्षण लागू किया जाए? और अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो आगे आप लोग क्या करने? क्या राष्ट्रपति से भी मिलने की कोई उम्मीद है? देखिए, आज की बैठक में ऐसा कुछ नहीं तय किया कि किससे मिलेंगे और किससे नहीं मिलेंगे। ये ज़रूर तय हुआ है कि हम सब सहमत हैं कि अगर वो 2023 वाला जो विधेयक है उसको फिर से लाएं, उसको वो पारित हो चुका है, अगर उसको फिर से लाएं, कुछ छोटे मोटे संशोधन कराना चाहते हैं ताकि वो 29 तक वो लागू हो जाए, तो हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। ये हम सब कहेंगे, सब एकजुट होकर कहेंगे और हर प्लेटफॉर्म से कहेंगे। धन्यवाद।